थैंक यू। सुधाकर सिंह जी, प्लीज। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे देश की संसद में जाने का अवसर दिया। दूसरी तरफ बक्सर की महान जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बड़े अंतर से चुनाव जीतकर यहां भेजा बिहार की हक की लड़ाई के लिए। मैं इस बजट से भारी निराश हूँ। विशेष रूप से गरीबी खत्म करने के लिए इस बजट में कुछ नया नहीं है। वित्त मंत्री ने बेरोजगारी कम करने का कोई उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि इस देश में 30,000 किसान और कृषि मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं। हालांकि इस बार बजट में उन्होंने कार्यरत महिलाओं के लिए छात्रावासों की स्थापना का उल्लेख किया है, लेकिन मैं इस तथ्य पर बोलना चाहता हूं कि योजना बिहार में इसके लॉन्च के बाद कभी नहीं पहुंची। वर्तमान में बिहार में एक भी छात्रावास नहीं, जबकि केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में क्रमशः 129, 77 और 54 छात्रावास हैं। केंद्र सरकार पहले से विकसित राज्यों को उठाने की कोशिश कर रहा है और बिहार जैसे गरीब राज्यों की उपेक्षा कर रहा है, जिन्हें केंद्र सरकार ध्यान सबसे अधिक चाहिए, वहां पर केंद्र सरकार का ध्यान कम जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लॉन्च पर 2022 तक सभी को घर देने का वायदा किया था, लेकिन अभी भी समय सीमा बढ़ा रहे हैं और अतिरिक्त 3 करोड़ घर जोड़ रहे हैं। तो क्या सरकार स्वीकार कर रही है कि वह गरीब भारतीयों को घर देने में विफल रहे हैं? सरकार ने घोषणा की है कि वो 12 औद्योगिक मेगा पार्क का निर्माण करेंगे, लेकिन मुझे डर है कि सभी औद्योगिक पार्क विकसित राज्यों में जाएंगे, जैसा कि हम केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाओं में देखते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर बुलेट ट्रेन चला भी तो अहमदाबाद से मुंबई चला गया, जबकि देश के प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद है। वो चाहते तो अहमदाबाद से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन चला सकते थे, लेकिन ऐसा हम लोगों ने देखा नहीं। हम केंद्रीय परियोजनाओं में देखते हैं। वित्त मंत्री को बताना चाहिए कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को कितने औद्योगिक पार्क दिए जाएंगे। इस तरह की योजनाओं में गरीब राज्यों के लिए आरक्षण होना चाहिए। सरकार ने बजट में कहा कि आईबीसी कानून के जरिए 1000 से अधिक कंपनियों का समाधान किया गया, लेकिन उस राशि का उन्होंने छुपाने का प्रयास किया, उल्लेख नहीं किया। इस कारण इस देश में कितने लाख करोड़ कर्जे माफ कर दिए गए। पीएम ने 1 दशक पहले किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था, वे अभी भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी के लिए इस देश के संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा एक लंबा आंदोलन चलाया गया था। 736 किसानों की शहादत के बाद इस देश के कृषि विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा लिखे गए पत्र पर कि हम आने वाले वक्त में हम किसानों के हक में न्याय का फैसला करेंगे, वो आज तक 3 साल बीत जाने के बाद भी कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुआ। उन्होंने अपने बजट में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की बात की। इस कदम के कारण इस देश में अनाज के उत्पादन पर कितना असर पड़ेगा, इस बात की यहाँ चर्चा नहीं की गई। जब जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली आपदाएं किसानों पर भारी पड़ रही हैं, देश में अनाज का उत्पादन घटता जा रहा, गेहूं के उत्पादन घटने से गरीब लोगों को हर महीने में 2 किलो जो गेहूं दिया जाता था खाने के लिए, उसको घटाकर 1 केजी करने का सरकार ने निर्णय लिया। यह दुखद विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा। इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि हमारे युवाओं का लगभग 51.25% रोजगार योग्य है। इसका मतलब है कि कॉलेज से सीधे निकलने वाले लगभग 2 छात्रों में से 1 युवा भारतीय आसानी से रोजगार पाने योग्य नहीं है। इससे बड़ा दुखद विषय हो ही नहीं सकता। भारत के जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वह उस स्तर पे नहीं है जिससे कि रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। भारत की बेरोजगारी दर महामारी से पहले के स्तर की तुलना में अभी भी अधिक है। बिहार को बजट में मिली परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए 58,900 करोड़ रुपए का सरप्राइज मिला, लेकिन उन्होंने अन्य राज्यों को भी गुप्त रूप से परियोजनाओं को देने का काम किया, उसकी चर्चा बजट में नहीं है। 58,900 करोड़ रुपए कितनी रकम होती है? गुजरात में 2 सेमीकंडक्टर
प्लांट को लगाने के लिए केंद्र सरकार अपने राजकोष से 70,000 करोड़ रुपए का अनुदान केवल अकेला एक योजना देने का काम किया। अभी माननीय महाराष्ट्र के एक सांसद महोदय का मैं बात सुन रहा था कि देश की सरकार ने महाराष्ट्र के विकास के लिए 10 लाख करोड़ योजनाओं को केंद्र प्रायोजित योजनाओं को देने का काम किया, लेकिन आप देख रहे हैं बिहार को केवल 58,900 करोड़ पे जिस तरीके से हाय तौबा मचाया जा रहा है, यह कभी भी बर्दाश्त के बाहर नहीं है। बिहार की 14 करोड़ आबादी जो देश की 10% आबादी के बराबर है, क्या उसको हक नहीं? हमारे जो हाईवे की बात हो रही है, प्रति लाख आबादी पर जहां महाराष्ट्र में 15 किलोमीटर राष्ट्रीय सड़कें बनाई गई, गुजरात में 11 किलोमीटर प्रति लाख किलोमीटर बनाई गई, वही बिहार में अभी मात्र 5 किलोमीटर ही सड़कें बनी हैं। लेकिन हो क्या रहा? एक 24,400 करोड़ का एक पीर पैती बिजली घर की चर्चा इस सदन में हुआ है। उस योजना का यूपीए 2 में मनमोहन सिंह ने स्वीकृत किया था, वह नई परियोजना नहीं है। रीब्रांडिंग, रीपैकेजिंग जो सत्तारूढ़ दल की एक नई परंपरा है। जब समाप्त कीजिए प्लीज, आपका 5 मिनट एक समय मिनट था में, एक और मिनट एक वक्ता है केवल आपका। नहीं, दोनों हम बोलेंगे, दोनों का 30 सेकंड में खत्म कीजिए। दोनों हम कंटिन्यू करेंगे, हम दोनों लोग मिल के कंटिन्यू बोलेंगे। जी जी ठीक है, 3 मिनट किया जाए। 5-10 मिनट। क्या आपको लगता है कि केवल बिहार को ये परियोजनाएं मिली? मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि इससे ज्यादा परियोजनाएं दूसरे विकसित राज्यों को गए हैं। बिहार के लोगों को झांसा देने के लिए वे इसका उल्लेख बजट में इसलिए कर रहे हैं कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। यह चुनावी राजनीति का हथकंडा का हिस्सा है, न कि ये कोई स्पेशल पैकेज का सवाल। प्रति लाख, मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, शिक्षा पर खर्च फिर से पिछले साल की तुलना में कटौती देखी जा रही है। अभी भी यह लगातार घटता जा रहा। सरकार शिक्षा के लिए उपकर वसूल रही है, फिर भी आवंटन नहीं बढ़ा रही है। 2004-5 में जब शिक्षा उपकर नहीं था इस देश में, तो उस समय तत्कालीन सरकार 2.3% शिक्षा पे खर्च कर रही थी, लेकिन शिक्षा पर 6% खर्च होना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इनकम टैक्स में शिक्षा उपकर जोड़ा गया, जिसके जरिए पिछली साल 65,000 करोड़ रुपया मिला। तो फिर हमारे मेन बजट से पैसे क्यों घटते जा रहे हैं? जाहिर सी बात है कि इस देश में नॉलेज पावर बढ़ाने के लिए जो हमको यूनिवर्सिटीज, उच्च शिक्षण संस्थाओं और प्राथमिक शिक्षा की जरूरत है, उस पर हम उदासीन हैं इस सरकार में बैठे हुए लोग। आप 1,02,000 करोड़ का 1,20,000 करोड़ की इस बजट में अगर हम 65,000 शिक्षा से उसको निकाल दें तो फिर बचता ही कितना? मतलब 2003-4 से भी हम नीचे जा चुके हैं। इस बात की तरफ मैं इंगित करना चाहता हूं। वर्तमान में जीडीपी का लगभग 2.5% शिक्षा के लिए आवंटित किया गया, जो इस महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए अपर्याप्त है। वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने और प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने के लिए उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त सुधार और जीडीपी के कम से कम 6% उच्च आवंटन आवश्यक है। लेकिन कहां है 6%? हम केवल 2.5% पर हैं। सरकार ने उर्वरक सब्सिडी में बड़ी कटौती की, जब कई क्षेत्रों में उत्पादन गिर रहा है। 1,89,000 करोड़ से घटाकर 1,64,000 करोड़ कर दिया। आप समाप्त कीजिए। अभी तो 6 मिनट हुआ है, हो गया, 2 मिनट समाप्त कीजिए। समाप्त कर रहे हैं। मैं अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूं। समाप्त कीजिए। मैं चाहता हूं कि बिहार राज्य के विकास के लिए, भविष्य के विकास के लिए केंद्र सरकार से वर्तमान बजट, धन्यवाद तो दीजिए बिहार के लिए, एक बार धन्यवाद दीजिए। मैं आधे मिनट में खत्म कर रहा हूं महोदय। बिहार के भविष्य के विकास के लिए केंद्र सरकार से वर्तमान बजट में मैं विशेष प्रावधान की मांग करता हूं, जिसमें बिहार के भीतर किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु पुरानी जर्जर मंडियों का पुनर्निर्माण एवं नई मंडियों के निर्माण की मैं मांग करता हूं। आधा सेकंड नई मंडियों का निर्माण की मांग करता हूं। नावानगर, बक्सर और मोतिहारी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक पार्क को विशेष आर्थिक क्षेत्र की मान्यता देना चाहिए।
राजगीर बोध गया की तर्ज पर बक्सर और वैशाली धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करना चाहिए। बिहार के लिए एक नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सभी सुविधाओं के साथ बजटीय आवंटन किया जाना चाहिए। मलविंदर सिंह कांग योजना के अंतर्गत रक्सौल एवं पूर्णिया एयरपोर्ट को विकसित करना चाहिए। आरा मुंडेश्वरी रेल परियोजना भाया भभुआ रोड के लिए बजटीय आवंटन की मैं मांग करता हूं। धन्यवाद सर। प्लीज ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ